अब जो हम आपको बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने चीन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है, सवाल यह कि झील टूटने और पानी के नेपाल की तरफ बढ़ने की जानकारी आखिर नेपाल को वक्त रहते क्यों नहीं दी गई। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले तिब्बत की तरफ ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग होता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने शुरुआत में जानकारी दी कि 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, लेकिन बाद में अपडेट कर इसे 5.2 की तीव्रता का लैंडस्लाइड बताया गया, यानी इसका इंपैक्ट भूकंप से भी ज्यादा था। इसके बाद बर्फ और चट्टान का विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इस मलबे ने लेंडे नदी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी के पानी का रास्ता बंद हो गया और ऊपर एक टेम्पररी लैंडस्लाइड डैम और बैरियर लेक बन गया। पानी लगातार इकट्ठा होने लगा। कुछ देर बाद यह प्राकृतिक बांध टूट गया। अचानक करोड़ों लीटर पानी और मलबा नीचे की तरफ फूट पड़ा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऊपर बहने वाली त्रिशूली नदी का जल स्तर आधे घंटे में 9 मीटर तक बढ़ गया। यही वो शक्तिशाली फ्लैश फ्लड था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अगर चीन ने सही समय पर बताया होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। दावा है कि चीन के केरुंग इलाके में झील के फटने के बाद करीब 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल की तरफ लेंदे नदी के रास्ते में आ गया। देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप ले लिया, लेकिन इस पूरी आपदा में टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार तिब्बत में झील फटने की घटना सुबह लगभग 10:30 बजे हुई। चीन और नेपाल के समय में करीब 2 घंटे 15 मिनट का फर्क है, यानी नेपाली समय के मुताबिक घटना सुबह 8:15 पर हुई। दावा किया जा रहा है कि चीन ने तुरंत इस आपदा के बारे में नेपाल को नहीं बताया। नेपाल को सैलाब आने की जानकारी 45 मिनट देर से मिली। यही 45 मिनट नेपाल के लिए बेहद अहम हो सकते थे। कहा जा रहा है कि अगर टाइम से नेपाल को अलर्ट मिलता तो नदी के किनारे सायरन बजाए जा सकते थे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता था, संवेदनशील इलाकों में आवाजाही रोकी जा सकती थी। चीन के पास ग्लेशियर और ऊपरी जल क्षेत्र की सैटेलाइट निगरानी की क्षमता मौजूद है। लेंडे नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकती थी। ऐसे में अचानक बनी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा अगर पहले से मौजूद था तो नेपाल को पहले ही अलर्ट क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा चीन का तिब्बत में निर्माण कार्य भी आपदा के पीछे बड़ी वजह हो सकता है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरिंग कस्बे में आपदा आई। आपको यह जानना चाहिए कि ग्योरिंग कस्बा आसपास की पहाड़ियों को काट कर बना है। ग्योरिंग इलाके के पास ही त्रिशूली नदी बहती है। पास में ही चीन ने ग्योरिंग बंदरगाह का निर्माण किया। त्रिशूली नदी के संगम पर ग्योरिंग बंदरगाह बनाया गया। पहाड़ काटकर बसाए गए इस कस्बे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चीन ने निर्माण कार्य का असर पर्यावरण और जल प्रवाह पर पड़ा? क्या पहाड़ों की कटाई ने प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया? और क्या चीन के निर्माण कार्य से जल निकासी के रास्तों में बदलाव आया? क्या अचानक पानी का दबाव बढ़ने पर तबाही इतनी तेज हो गई? यह बेहद संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों वाला इलाका है, जहां एक तरफ ग्लेशियर है, दूसरी तरफ भूस्खलन का खतरा है और तीसरी तरफ अचानक आने वाली बाढ़। ऐसे इलाके में बड़े निर्माण कार्यों के साथ जोखिम भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे आरोपों पर चीन की अपनी दलीलें। चीन की ओर से कहा गया है कि जानकारी ना देने के आरोप गलत है। चीन ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। चीन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग खुद वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल के साथ वहां राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने और प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। नेपाल में आई इस तबाही के बाद भारत में भी चिंता का सायरन बज गया और इसका रिमोट भी जिनपिंग के पास है। वजह एक ऐसा बांध जिसे चीन का वाटर बम बताया जा रहा है। लेकिन यह वाटर बम भारत के लिए क्यों खतरनाक हो सकता है, आइए देखते हैं। नेपाल में भयानक बाढ़ ने अब भारत को चीन के उस बांध के बारे में फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है जिसे वो इंडिया के बॉर्डर के पास बना रहा है। नाम है मेडोंग डैम।
यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी दूरी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से 30 से 35 किलोमीटर बताई जाती है। बीजिंग की मंजूरी के बाद जुलाई 2025 में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। यह प्रोजेक्ट चीन की यारलुंग स्यांगपो नदी के बड़े मोड़ पर बन रहा है। लेकिन भारत के लिए बड़ी चिंता इस परियोजना का आकार नहीं, बल्कि जगह है जहां यह डैम बन रहा है वो हिमालय के सबसे भूकंप संभावित इलाकों में से एक है। इसीलिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार चीन का यह डैम अरुणाचल से असम तक बड़ा खतरा बन सकता है। खुद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चीन के मेडोंग प्रोजेक्ट को वाटर बम बता चुके हैं। साथ ही चीन के भूवैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट भूकंप की सक्रिय फॉल्ट लाइन पर है। इसे लेकर भारत बीजिंग के सामने अपना विरोध दर्ज करा चुका है, लेकिन इन सब के बाद भी बीजिंग ने इस डैम को और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने का काम जारी रखा। इसीलिए इसे चीन की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन ये बात ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। वैसे चीन में इसे यारलुंग स्यांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत से बहकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी बन जाती है और आगे जाकर इस नदी को असम में ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है। इसीलिए चीन के ब्रह्मपुत्र वाले इस प्लान में भारत के लिए बड़ा रिस्क है। अब आपको इस डैम की एक और जरूरी बात बताते हैं। आखिर जिनपिंग का डैम भारत के लिए डेंजरस क्यों है? इसकी 5 वजह। नंबर 1, भारत की चिंता यह है कि मेडोंग डैम के प्रोजेक्ट से पानी के बहाव पर चीन का कंट्रोल बन जाएगा। अगर भारी बारिश के बाद चीन अचानक पानी छोड़ता है तो अरुणाचल असम तक भयानक बाढ़ का खतरा है। इसके अलावा सूखे के समय में पानी कम छोड़ने पर खेती और स्थानीय लोगों पर असर पड़ सकता है। बताया जाता है कि इसमें पेच यह है कि चीन भारत के बीच पानी की स्थिति को लेकर किसी तरह की औपचारिक संधि नहीं है। इसीलिए डर है कि चीन जानकारी छिपाकर भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब आखिर नेपाल में इस तबाही से भारत को क्या सीखने की जरूरत है, फिक्र की इस रील में देखते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का बहुत जो आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, ये सब चीज़ें होती रहेगी और जब से हिमालय बना होगा तब से हो रही होगी ये सब चीज़ें। हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं चीज़ों को, हम प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको रिवर बैंक के अलोंग जो है नहीं बसना होगा, रिवर बैंक से कम 200 से 300 मीटर ऊपर बसना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रिकॉशन लेकर के हम अपनी सभ्यताओं को या अपने लोगों को जो है बचा सकते हैं। एनडीएमए ने जो है उत्तराखंड के रीजन्स में जो है करीब लगभग 13 झील जो संवेदनशील झीलों के अध्ययन किया है एनडीएमए ने, जिसमें से 5 को इन्होंने जो है अति संवेदनशील झीलें बताई, जो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ 1-2 झीलें हैं। एनडीएमए है और स्टेट एनडीएमए जो है स्टेट डिजास्टर के साथ मिल करके उन जगहों का अध्ययन कर रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ झीलें इन्होंने सर्वे भी कर दी है और कुछ झीलों की सर्वे करने की अभी तैयारी है। नेपाल में जल विनाश की वजह ग्लेशियर टूटने को माना जा रहा है। इसमें चीन को लेकर कई सवाल हो रहे हैं। खुद चीन ऐसे ग्लेशियर बम पर बैठा है जो वहां कभी भी तबाही ला सकता है। चीन की सरकार की एकेडमी ऑफ साइंसेस के मुताबिक 2020 में चीन में 69,000 ग्लेशियर थे, जो लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला है। चीन के ग्लेशियर मुख्य रूप से देश के पश्चिम और उत्तर भाग में स्थित है। ये तिब्बत, शिनजियांग, सिचुआन, यूनान, गांसू और किंघई प्रांतों में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीन का ग्लेशियर एरिया 26% कम हो गया। इस दौरान 7,000 छोटे ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो गए, जिससे चीन चिंतित है। वो अपने पिघलते ग्लेशियरों को बचाने के लिए बर्फ की चादरों और कृत्रिम बर्फ प्रणालियों जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICIMOD यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत और नेपाल में भी विनाश लाने वाले ग्लेशियर की पहचान की गई है। कोसी, गंडकी और करनाली नदी बेसिन में 47 संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियर झीलों की पहचान की गई है। इनमें 25 झीलें तिब्बत, 21 झीलें नेपाल और 1 भारत में है। इनमें कोसी बेसिन में 42 ग्लेशियर झीलें हैं जो कभी भी तबाही ला सकती हैं। यानी तीनों नदियों में सबसे ज़्यादा 92% तबाही वाली झीलें कोसी नदी बेसिन में मौजूद हैं। अगर कुल मिलाकर गिनती करें तो तीनों नदियों में 3,624 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें 2,070 नेपाल में हैं, 1,509 तिब्बत में हैं और 45 भारत में हैं। इनमें 47 ग्लेशियर को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है, जो कभी भी फटकर प्रलय ला सकते हैं।